को दोस्तों आखिरकार हमारे भारत देश में जो बौद्ध युग था वो किस प्रकार से दोस्तों चलता था उसके बारे में हम आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है। तो आप लोग आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप लोगों को हमारे देश में लोगों को विकसित करने में, लोगों को सही राह पर ले जाने में किस प्रकार से बौद्ध युग में जो भी बातें थी वो लाभदायक सिद्ध हुआ लोगों के लिए, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा और सारा भी दोस्तों जानकारी वाला जो भी बातें हैं उन सभी बातों को हम आप लोगों को दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि बौद्ध युग जो था ये दोस्तों भगवान जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ही बौद्ध युग का दोस्तों स्थापना किया था दोस्तों। उन्होंने ही बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे दोस्तों, उनको भगवान के रूप में हमारे देश के लोग मानते थे। और अति महत्वपूर्ण दोस्तों गणराज्यों में कपिल वस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी को अपने में मिलाने की नीति रखी थी दोस्तों। उसके बाद जो भगवान गौतम बुद्ध थे दोस्तों, उनका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था। और हम आप लोगों को बता दें जो पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्सों में एक महान संस्कृति के रूप में विकसित हुआ दोस्तों। जो गौतम बुद्ध थे दोस्तों, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की जो हमारे पूर्व एशिया में सभी लोगों को दोस्तों बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। सभी लोग दोस्तों सच्चाई और अच्छाई के राह पे चलने लगे। हम लोग अब आप लोगों को दोस्तों बताएंगे कि आखिरकार बौद्ध धर्म में क्या क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। उन बातों के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बताने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए भी जानना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग उन बातों को भी दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि आखिरकार जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें दोस्तों गौतम बुद्ध ने बताया था दोस्तों। तो चलिए हम उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गौतम बुद्ध थे वो अपने घर में नहीं रहते थे। वे दोस्तों लोगों को संदेश देने के लिए, लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए अपने घर से बाहर चले जाते थे और एक पेड़ के नीचे जाकर अपनी तपस्या करते थे दोस्तों, जिसके कारण वो लोगों को संदेश दे सके कि हम लोगों को अपने पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। उसके बाद जो भी लोग हैं सभी लोगों की मदद करना चाहिए दोस्तों। ये सब बातें यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध लोगों को संदेश देते थे। इसके अलावा उनसे जो भी मदद हो सकता था दोस्तों, वे अपने आसपास के लोगों की मदद करते थे और एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भावना लाते थे दोस्तों। ये सब बात जो है गौतम बुद्ध के बौद्ध युग के बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के बारे में भी हम आप लोगों को दोस्तों कुछ बातों को बता देते हैं। जो बौद्ध धर्म से ही दोस्तों संबंधित है, इसी के आसपास मौर्य साम्राज्य का भी बारे में लोग जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जो अवधि है दोस्तों वो 322 ईसा पूर्व से 185 तक है। भारत के इतिहास में ये
एक युग का सूत्रपात किया है। कहा जाता है कि यह अवधि वह अवधि थी जब यह समय वह समय था जब राजनीतिक कला और वाणिज्य ने भारत को एक स्वर्णिम ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मौर्य साम्राज्य जो था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जब हमारे देश में आया था तो हमारे देश में इसके आने से दोस्तों अनेकों क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुआ। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि इनके आने से हमारे देश के अनेकों क्षेत्र में कौन कौन सी विकास हुआ। हम लोग उन विकास के बारे में आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि जब मौर्य साम्राज्य हमारे देश में आया था तो हमारे देश में दोस्तों कला के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में, इसके अलावा और सारे शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों बहुत सारे मतलब विकास हुआ दोस्तों। अनेकों प्रकार का विकास हुआ इन सभी क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों का नाम मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया। उसके बाद यह खंडों में विभाजित राज्यों को एकीकरण का समय दिया दोस्तों। जब मौर्य साम्राज्य आया तो इनका दोस्तों एक ही मतलब मकसद था कि जो भी हमारे देश में दोस्तों अलग अलग खंडों में राज्य बटे हुए हैं उन राज्यों को एक कर दे दोस्तों, उन राज्यों को एकीकरण करके एक दूसरे से जोड़ दे। यहाँ पे दोस्तों मौर्य साम्राज्य ने एक दूसरे राज्यों को भी जोड़ने का बहुत ही बड़ा योगदान दिया हमारे देश में दोस्तों। इसलिए मौर्य साम्राज्य को दोस्तों काफी ज्यादा हमारे देश में माना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इससे भी आगे इस अवधि के दौरान बाहरी दुनिया के साथ प्रभावशाली ढंग से भारत के संपर्क स्थापित हुए और इस प्रकार दोस्तों मतलब उसके बाद कौटिल्य की सहायता से मगध में नंद के राज्य को समाप्त कर ईसा पूर्व मतलब 222 में प्रतापी मौर्य की स्थापना की गई, मौर्य राज्य की स्थापना की गई दोस्तों। ये बात मैंने जो आप लोगों को दोस्तों बताया, ये बात दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला दोस्तों। अब हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि जो प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर शासक हुए। जो अशोक थे दोस्तों, अशोक के उत्तराधिकारी जो थे वो कमजोर शासक थे, जिसने प्रांतों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का साहस हुआ और इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन चलाने के कठिन कार्य का संपादन कमजोर शासकों द्वारा नहीं हो सका। उत्तराधिकारियों के बीच आपसी लड़ाइयों ने भी मौर्य साम्राज्य के अवनति के योगदान किया दोस्तों। ये बात जो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये बात काफी ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि अशोक के बाद जब मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कुछ लोग बने, जो लोग दोस्तों आपस में ही लड़ाई करने लगे और यही दोस्तों सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण मौर्य साम्राज्य अच्छा से नहीं मतलब रह पाया। उसके बाद हम आप लोगों को दोस्तों कुछ बातें गुप्त साम्राज्य के भी बारे में बताएंगे। तो आखिरकार मतलब बौद्ध धर्म से इसका मतलब यह किस प्रकार से संबंधित है गुप्त साम्राज्य, तो चलिए हम इसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी को दे देते हैं। तो कुषाणों के बाद गुप्त साम्राज्य अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था। गुप्त अवधि को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का पहला प्रसिद्ध सम्राट घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त था। उसने कुमार देवी से विवाह किया जो लिच्छवी के प्रमुख की पुत्री थी दोस्तों। और चंद्रगुप्त के जीवन में यह विवाह परिवर्तन लाने वाला था। उसे लिच्छवी से पाटलिपुत्र दहेज में प्राप्त हुआ दोस्तों।
उसके बाद हम आप लोगों को बता दें, पाटलिपुत्र से उसने अपने साम्राज्य का आधारशिला रखी व लिच्छवी की मदद से बहुत से पड़ोसी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया दोस्तों। उसने मगध, ये सब उत्तर साम्राज्य इलाहाबाद तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। उसने लगभग 15 वर्ष तक शासन किया। जो चंद्रगुप्त थे दोस्तों, चंद्रगुप्त को बहुत ही ज्यादा माना जाता था, इसलिए उनको दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि से दोस्तों सम्मानित किया गया। और बहुत सारे ऐसे दोस्तों राजा हुए, सम्राट हुए, जो बहुत ही कम समय तक शासन किए। लेकिन जो चंद्रगुप्त थे दोस्तों, चंद्रगुप्त 15 वर्षों तक दोस्तों इन्होंने शासन किया। और चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी 330 में समुद्रगुप्त हुआ और उसने 50 वर्ष तक शासन किया दोस्तों। जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने भी दोस्तों 50 वर्षों तक शासन किया। वो बहुत प्रतिभा और संपन्न योद्धा था और बताया जाता है कि उसने पूरे दक्षिण में सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था और बहुत सारे क्षेत्र में दोस्तों उन्होंने अनेक प्रकार का मतलब विकास भी किया था दोस्तों। ये सब बात जो है गुप्तों के बारे में काफी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन लोगों ने अपने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान दिया था दोस्तों। ये सब बात, इनके बारे में दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला दोस्तों। और इन लोगों ने काफी ज्यादा मतलब कोशिश किया अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तब जाकर इन लोगों का साम्राज्य दोस्तों